नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का जो चैप्टर 17 है, अध्याय 17 है, आज हम जो है उस पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत जो है आरोपों के संबंध में प्रावधान किया गया है कि भाई आरोप जो है कैसे निर्मित किए जाएंगे, आरोप के क्या क्या आवश्यक तत्व होंगे। तो इन सारी बातों का उल्लेख जो है चैप्टर 17 में किया गया है। यहां पर जो है चैप्टर 17 में टोटल 14 धाराएं हैं, टोटल 14 सेक्शन हैं। सेक्शन 211 से लेकर सेक्शन 224 तक, धारा 211 से लेकर धारा 224 तक टोटल 14 धाराएं हैं। इन 14 धाराओं को इस चैप्टर में दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, दो इसके भाग किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला भाग जो है यह बताता है आरोपों का प्रारूप कैसा होगा। अब यहां पर जो है आरोपों के प्रारूप को जो है धारा 211 से लेकर धारा 217 तक बताया गया है, मतलब टोटल 7 सेक्शंस हैं। उसी प्रकार हम देखें कि जो बी पार्ट है यह बताता है आरोपों का संयोजन, ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस। तो ये जो है चैप्टर 218 से लेकर धारा 218 से लेकर जो है धारा 224 तक, सेक्शन 224 तक प्रोवाइडेड है। इसका मतलब यह है कि यह 14 की 14 धाराएं, 14 सेक्शन जो है आधे आधी बटी हुई हैं। 7 धाराएं जो है आरोपों के प्रारूप को बतलाती हैं, वहीं अगर देखें तो यहां पर जो 7 धाराएं हैं यह आरोपों के संयोजन से संबंधित बातें करती हैं। मित्रों, इस चैप्टर को लर्न करने के लिए कि भाई किस चैप्टर में जो है आरोपों का प्रावधान है, तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि चार्ज शब्द जो है CHARG, ये टोटल 6 अल्फाबेट हो गए। अब इसमें अगर अपन S लगा दें तो यह 7 हो जाएंगे और 7 से आप 17। ध्यान रख लीजिएगा कि चैप्टर 17 में जो है चार्जेस का उल्लेख किया गया है। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो। मित्रों, अध्याय 17 जो है आरोपों के संबंध में प्रावधान करता है और इस चैप्टर का जो एक खंड है यह जो है आरोपों के प्रारूप का उल्लेख करता है, जिसके अंतर्गत जो है धारा 211 से धारा 217 वर्णित हैं। अब सबसे पहले हमें यह देखना होगा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कि भाई आरोप होते क्या हैं। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, हमने जो है जब सेक्शन सेकंड को धारा 2 को पढ़ा था, जिसमें हमने परिभाषाएं देखी थी, तो वहां पर हमने आरोप की परिभाषा को भी अध्ययन किया था, जो कि 2B में प्रोवाइडेड है। तो 2B में जो आरोप की परिभाषा है, अध्ययन करने से हमें यह ज्ञात हुआ था कि ये जो परिभाषा है ये वास्तव में परिभाषा ना होकर आरोप के अंतर्गत आरोप का एक्सटेंशन है, या आरोप को जो है विस्तृत करती है कि एक शीर्ष के अंतर्गत एक से अधिक शीर्ष भी होंगे। तो प्रैक्टिकली या वास्तविक रूप से आरोप की क्या परिभाषा है, तो हमने आपको बताया था कि आरोप जो है किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का दोषारोपण है। अब यहां पर जब किसी व्यक्ति पर दोष लगाया जाता है तो उसके पीछे जो है कारण क्या होता है। सिंपल सी बात है, जब किसी व्यक्ति पर दोषारोपण लगाया जाएगा तो दोषारोपण लगाने के बाद उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी प्रतिरक्षा करे। तो अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए, उसे सक्षम बनाने के लिए उसे आरोप का, या हम कह सकते हैं आरोप के रूप में उन विशिष्टियों को बतलाया जाता है, जिससे कि वह यह जान सके कि उसके ऊपर जो है किस आरोप का विचारण चलेगा और उसे यहां पर क्या प्रतिरक्षा करनी है। अगर किसी आरोप के अंतर्गत जो विरचित किए गए हैं विशिष्टियां जो है पूर्ण नहीं है, जिससे कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्रतिरक्षा करना है, जिसे वह व्यक्ति जो है अगर अपनी प्रतिरक्षा नहीं कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में आरोप जो है सही रूप से विरचित नहीं किए होते हैं। तो यहां पर जो है हमारी सीआरपीसी में आरोप के प्रारूप के अंतर्गत यह उल्लेखित किया गया है कि आरोप में कौन कौन सी विशिष्टियां आवश्यक हैं। न्यायाधीश जब आरोप विरचित करता है तो उसमें किन किन बातों का उल्लेख होना चाहिए। अब यहां पर आप इस बात को भी ध्यान रखिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में इस बात को स्पष्ट उल्लेखित कर दिया है कि आरोप विरचित करना जो है यह न्यायालय का काम है
अभियोजन जो है या अभियोजन अधिकारी जो है आरोप विरचित नहीं करता है। यह कार्य जो है न्यायालय का है कि न्यायालय जो है आरोपों को विरचित करे और आरोपों के अंतर्गत इस प्रारूप या इस चैप्टर में जो बातें बताई गई हैं, जो विशिष्टियां बताई गई हैं, उन सब का उस आरोप में समावेश करे। अब यहां पर हमको यह भी देखना है कि आरोप का फॉर्मेट क्या है। तो देखिए मित्रों, हमारी जो सेकंड शेड्यूल है, जो हमारा द्वितीय अनुसूची है, उसका फॉर्म नंबर 32, ध्यान रखिएगा, फॉर्म नंबर 32 के अंतर्गत जो है आरोप के फॉर्मेट्स दिए गए हैं, जिसमें 3 प्रकार के आरोप का उल्लेख किया गया है। पहले नंबर पर एक शीर्ष वाला आरोप, फिर दूसरे नंबर पर एक से अधिक शीर्ष वाला आरोप, और तीसरे नंबर पर जहां पर कि किसी व्यक्ति पर पूर्व दोष सिद्धि का भी आरोप या पूर्व दोष सिद्धि के बारे में प्रावधान है, तो उसके संबंध में आरोप जो है वहां पर बताए गए हैं। तो यहां पर जो है यह बताया गया है कि आरोप का जो प्रारूप होगा उसकी क्या विशिष्टियां होती हैं। तो सबसे पहले हम जो है धारा 211 देखते हैं। यह बताती है आरोप की अंतर वस्तु, आरोप के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले आरोप जब विरचित किया जाएगा तो उसमें जो है उस अपराध का कथन होगा जिसका कि उस व्यक्ति पर आरोप लगाया जा रहा है, मतलब कि उसमें जो है अपराध का कथन करना होगा। इसके बाद जो है अपराध का सृजन करने वाली विधि के अनुसार अपराध का नाम उसमें लिखना होगा, मतलब जिस विधि के अंतर्गत उस व्यक्ति ने अपराध का, जिस पर आरोप है, उसने जिस विधि के अंतर्गत जो अपराध किया है वहां पर उस अपराध का नाम उल्लेखित करना होगा। इसी के साथ साथ यदि अपराध का सृजन करने वाली विधि में अपराध का नाम उल्लिखित नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, तो अपराध का इतनी परिभाषा देनी होगी जितनी से अभियुक्त को उस बात की सूचना हो जाए कि उसने कौन सा अपराध किया है। कई ऐसे प्रावधान है या कई ऐसे धाराएं हैं जिनमें जो है अपराध का नाम उल्लिखित नहीं है, लेकिन जो है किसी कार्य को अपराध जरूर घोषित किया है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करेगा, उस स्थिति में वहां पर उस अपराध की इतनी परिभाषा उस आरोप में मेंशन करेगा जिससे कि अभियुक्त इस बात से जो है सक्षम हो जाए या इस बात को जान ले कि उसने काय का या कौन सा अपराध किया है। इसके बाद जो है विधि और विधि की धारा, मतलब कि आरोप के अंतर्गत वह विधि का भी उल्लेख करना होगा, किस विधि के अंतर्गत उसके ऊपर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं और वह कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत जो है उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहां पर विधि और विधि की धारा का उल्लेख करना होगा। और इसी के साथ साथ यहां पर यह भी बताया गया कि जो आरोप विरचित किए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आरोप विरचित किए जाते हैं तो वह न्यायालय की भाषा में लिखे जाते हैं। देखिए न्यायालय की भाषा कौन सी होती है, तो इसके लिए जो है सीआरपीसी की सेक्शन 272 के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं कि न्यायालय की भाषा कौन सी है। हम यहां पर विस्तृत उस पर बात नहीं करेंगे, जब हम सेक्शन 272 देखेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे कि न्यायालय की भाषा कौन सी है। तो यहां पर जो है क्या मेंशन करना होगा, न्यायालय की भाषा में आरोपों को लिखना होगा। अब इसके बाद जो है अगर किसी मामले में कोई पूर्व दोष सिद्धि भी है, मतलब किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, उसके पहले उसी अपराध में या उसी जैसे किसी अपराध में अगर वो पूर्व दोष सिद्ध हो चुका है तो न्यायालय जो है आरोप में उस पूर्व दोष सिद्धि का भी वर्णन या आरोप लगाएगा कि भाई आप पहले कर चुके हैं और दोबारा। तो ऐसी स्थिति में यह ध्यान रखने वाली बात है कि दंडादेश से पूर्व किसी भी समय न्यायालय जो है पूर्व दोष सिद्धि का आरोप भी यहां पर लगा सकता है, जिससे कि उसको वर्धित दंड दिया जाएगा। तो आरोप के अंतर्गत ये सारी बातें होंगी। अब यहां पर ये तो हो गई विधि के संबंध में बातें कि भाई विधि का नाम होगा, उस कानून का, धारा का, सब बातें। अब दूसरे नंबर पर जो धारा 212 है यह बताती है कि आरोप के अंतर्गत समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां होंगी। अब इसके अंतर्गत क्या क्या है, तो सबसे पहले जो है आरोप में जो है समय का उल्लेख किया जाएगा कि किस व्यक्ति ने जो है किस समय पर अपराध किया है, और इसी के साथ साथ स्थान का भी उल्लेख होगा कि किस स्थान पर अपराध किया गया है। वहीं आगे देखें तो इसके बाद ये कहता है जिस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किया गया है या जिस वस्तु के विषय में अपराध किया गया है उसकी विशिष्टियां भी
उस आरोप में उल्लेखित होंगे। अगर मान लीजिए ए ने बी के ऊपर हर्ट किया है, यो है चोट कारित की है, तो यहां पर अपराध का जो है आरोप बनाने के समय जो है किस व्यक्ति पर, जैसे कि बी पर चोट पहुंचाई है तो बी का नाम भी उसमें मेंशन होगा। अगर चोरी का अपराध है तो कौन सी संपत्ति, कौन सी वस्तु चोरी की है उसका उल्लेख होगा। तो यहां पर जो है ये सारी विशिष्टियां आरोप में होंगी। इसके बाद यहां पर यह भी उल्लेखित किया गया है कि मान लीजिए कि कोई अपराध ऐसा है जो कि आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध है, बेईमानी का अपराध है, न्यासभंग का अपराध है, तो इन अपराधों में जो है कई बार छोटे छोटे जो है ट्रांजैक्शन को मिलाकर एक कंप्लीट अपराध बनता है। तो वहां पर आरोप में उन सभी छोटे छोटे आरोप, छोटे छोटे जो कार्य हैं उनको उल्लेखित करना जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने जो है कोई बैंक में अकाउंटेंट है या कुछ है, एक वर्ष के अंदर उसने विभिन्न जगह, विभिन्न समय पर जो है विभिन्न राशि का जो है उसने क्या किया है, उसने जो है न्यासभंग किया है। तो ऐसी स्थिति में जो है वहां पर हर डेट का या हर राशि का उल्लेख करना जरूरी नहीं है। एक साल के भीतर उसने जो सकल राशि का जो कह सकते हैं हम कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, वह सकल राशि लिखना ही यहां पर पर्याप्त होता है। तो यहां पर जो है सकल राशि के बारे में भी उल्लेख किया गया है, लेकिन यहां पर ध्यान रखिए कि सकल राशि जो है एक वर्ष वाली होनी चाहिए। मतलब एक वर्ष का टोटल सकल राशि का जितना भी उसने जो है अपराध के अंतर्गत आता है वह वहां पर उल्लेखित करना होगा। हर एक जो है राशि का या हर एक समय का उल्लेख करना, अगर कोई अपराध आपराधिक न्यासभंग का अपराध है, संपत्ति के दुर्विनियोग का अपराध है या बेईमानी से धन प्राप्त करने का अपराध है, तो उसमें जो है यहां पर एक वर्ष में उसने टोटल जितना धन का जो अपराध किया है वह यहां पर सकल रूप से कह सकते हैं कि ग्रॉस जो अमाउंट है उसको मेंशन करना पर्याप्त होता है। अब इसके बाद जो है धारा 213 यह कहती है कब अपराध करने की रीति कथित किया जाना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, आप समझिए कि अपराधों को जो आरोपों का लगाए जा रहे हैं तो उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य होता है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाए जा रहे हैं वह व्यक्ति इस बात के लिए सक्षम हो जाए या इस बात को पूरी तरह जान जाए कि उसने काय का अपराध किया है, कौन सा अपराध किया है, कौन सी विधि का अपराध किया है। अब अगर आरोप के अंतर्गत जो विशिष्टियां की जा रही हैं उन विशिष्टियों से अगर वह व्यक्ति इस बात को समझने में, जानने में अक्षम रहता है या इस बात को नहीं समझ पाता कि उसने कौन सा अपराध किया है, तो वहां पर जो है यह धारा बोलती है 213 कि अपराध करने की रीति कथित की जानी चाहिए, जिससे कि वह व्यक्ति जो है क्या कर सके, अपनी प्रतिरक्षा करने में सक्षम हो सके। तो यहां पर जो है धारा 213 में यह सारी बातों का उल्लेख किया गया है। मित्रों, पार्ट ए आरोपों के प्रारूप की जो हमारी अगली सेक्शन है, सेक्शन 214 धारा 214, यह कहती है आरोपों के शब्दों का वही अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। बात समझिएगा, जब कभी भी अपील में या किसी न्यायालय में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो आरोपों में शब्दों का प्रयोग किया गया है उनका अर्थ क्या निकाला जाएगा, उसका मीनिंग क्या लिया जाएगा, तो यह सेक्शन प्रोवाइड करती है कि जिस अपराध या जिस विधि के अंतर्गत वह अपराध दंडनीय है और उस विधि में उस अपराध का उन शब्दों का जो अर्थ है वही अर्थ जो है यहां पर लिया जाएगा और वही उनको माना जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो हमारी अगली धारा है 215, यह बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, गलतियों का प्रभाव। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कई बार इससे जो है प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अगर आरोपों के विवेचन में या आरोप लगाते वक्त जो है जो कोई गलती हो जाती है, आरोप में कोई ऐसी बात है जो छूट गई है या कुछ त्रुटि हो गई है, तो ऐसी स्थिति में कब वह गलती जो है तात्विक होगी, कब वह गलती जो है कार्रवाई को दूषित कर देगी। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति पर आरोप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है लगाने का, कि भाई वह व्यक्ति जो है इस बात को समझ जाए कि उसके ऊपर जो है किस आरोप का विचारण चलने वाला है और वह सक्षम हो जाए अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए।
अब अगर किसी आरोप में अगर कोई गलती हो गई है और उस गलती के कारण वह व्यक्ति जो है भुलावे में पड़ गया है और अपनी प्रतिरक्षा करने में जो है सक्षम नहीं रह गया है, अक्षम है, वह अपनी डिफेंस प्रॉपरली नहीं कर सकता, तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 215 धारा 215 ये कहती है कि वह गलती जो है क्या है, तात्विक है और उसको जो है आरोप में परिवर्तन किया जाना चाहिए, आरोप में संशोधन किया जाना चाहिए। तो यहां पर जो है आप ध्यान रखिएगा कि गलती का प्रभाव तात्विक तभी होता है जब इस गलती के कारण जो है न्याय नहीं हो पा रहा है, या कह सकते हैं न्याय प्राप्त करने में जो है दिक्कत आ रही है या दिक्कत आ गई है। तो ऐसी कंडीशन में धारा 215 यह बताता है कि गलती का प्रभाव तात्विक है अगर न्याय नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर कोई गलती आरोप में हो गई है लेकिन उससे न्याय में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, न्यायालय अपनी कार्यवाही जो है सुचारू रूप से चलाने में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आरोपी जो है वह अपनी प्रतिरक्षा भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में धारा बोलती है कि ऐसी गलतियां तात्विक नहीं होंगी। लेकिन तात्विक कब होगी, यही बात प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं हम कि ऐसी गलती जो है तात्विक तब होती है जब इस गलती के कारण जो है न्याय नहीं हो पा रहा है या फिर न्याय प्राप्त करने में जो है अभियुक्त को प्रतिरक्षा करने में जो है दिक्कत आ रही है। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो हमारी अगली धारा है धारा 216, यह बोलती है न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि न्यायालय ने एक बार किसी व्यक्ति पर आरोप लगा दिए, अब न्यायालय जब ट्रायल चला रहा है तो ऐसी कंडीशन में जब ट्रायल चलाता है तो न्यायालय को जो तथ्य और साक्ष्य सामने आते हैं उससे न्यायालय को ऐसा लगता है कि आरोपों में परिवर्तन किया जाना चाहिए, क्योंकि जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे जो है कोई भिन्न अपराध बनता हुआ न्यायालय को प्रतीत होता है। तो न्यायालय में धारा 216 ये प्रावधान करती है कि न्यायालय जो है आरोपों में परिवर्तन कब कर सकता है। अब एग्जाम में प्रश्न ये आता है कि न्यायालय कब तक आरोपों में परिवर्तन कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी भी समय में, इंपॉर्टेंट बात क्या है, शब्द को पकड़िएगा, निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी भी समय न्यायालय जो है आरोपों में परिवर्तन कर सकता है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी आरोप लगाया गया और उसका विचारण पूर्ण हो गया, निर्णय आ गया, अब आरोपों में परिवर्तन कैसे करेंगे क्योंकि निर्णय हो चुका है। तो यहां पर जो है स्पष्ट बात है कि निर्णय सुनाए जाने से पहले तक न्यायाधीश जो है, मजिस्ट्रेट जो है, आरोप में परिवर्तन कर सकता है और आरोप में परिवर्तन होने के बाद न्यायालय जो है उसमें स्वविवेक अनुसार अगर साक्ष्य वगैरह को पुनः लेना है या फिर आगे प्रोसीडिंग एज इट इज चलानी है, अगर न्यायालय से समझता है कि न्याय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, साक्ष्य जो है एज इट इज चलने चाहिए, तो न्यायालय जो है इसमें आगे कार्यवाही करेगा। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि आरोपों परिवर्तन न्यायालय कब तक कर सकता है, जब तक निर्णय सुनाए जाने के पूर्व तक। क्लियर है। अब आते हैं हमारी धारा 217 के ऊपर, सेक्शन 217 के ऊपर ये कहती है जब आरोप परिवर्तित किए जाते हैं, मतलब धारा 216 में आरोप जब परिवर्तित किए जाते हैं तब साक्षियों को पुनः बुलाया जाना। देखिए आरोप परिवर्तित हो गए, अगर आवश्यकता है आरोपी या अभियोजन पक्ष न्यायालय से यह आवेदन करता है कि उसे किन्हीं साक्षियों को पुनः बुलाना है, तो ऐसी कंडीशन में यह सेक्शन न्यायालय को यह अधिकृत करती है कि वो जो है साक्षियों को पुनः बुला सकता है। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा कि किसी साक्षी को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए अगर ऐसा करता है तो न्यायालय जो है उसके ऊपर कार्रवाई, उस अभियुक्त के ऊपर या अभियोजन के ऊपर जो है कार्रवाई कर सकता है, किसी साक्षी को अगर परेशान करने के लिए इस सेक्शन का उपयोग किया जाए। सामान्यतः न्यायालय जो है आरोप अगर परिवर्तित हुए हैं, अगर न्यायालय आरोपी और अभियोजन आवेदन करते हैं तो जो है न्यायालय ऐसे साक्षी को आवश्यकता के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होने के लिए, पुनः साक्ष्य देने के लिए बुला सकता है। तो मित्रों यहां पर जो है 217 में यह सारे प्रावधान है। अब हम देखते हैं हमारा अगला जो बी पार्ट है, इसका जो बोलता है आरोपों का संयोजन, हमारे चैप्टर 17 का बी पार्ट, ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस को। मित्रों चैप्टर 17 का जो बी पार्ट है जो बताता है
आरोपों का संयोजन, जॉइंडर ऑफ चार्जेस। मित्रों, इस टॉपिक के अंतर्गत जो है टोटल 7 धाराएं हैं, 7 धाराएं हैं, धारा 218 से लेकर धारा 224 तक, जिसके अंतर्गत जो सबसे पहली धारा है धारा 218, जो एक मुख्य सिद्धांत को बताती है, एक मेन डॉक्ट्राइन को एस्टैब्लिश करती है। ये कहती है कि सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप लगाए जाएंगे। अब बात समझिएगा, सुभिन्न अपराधों से तात्पर्य है ऐसे अपराध जो एक दूसरे से भिन्न है, जो एक दूसरे से अलग है। जैसे कि कोई व्यक्ति चोरी करता है और दूसरा उसी व्यक्ति ने कोई जो है हत्या का प्रयत्न किया है, तो ये अपराध जो है इनका नेचर जो है एक दूसरे से अलग है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे सुभिन्न अपराधों के लिए जो है पृथक आरोप लगाए जाएंगे, और यह सेक्शन यह भी व्यवस्था करती है कि इन पृथक आरोपों का विचारण भी पृथक चलेगा। तो यहां पर जो है सेक्शन 218 के अंतर्गत जो है इस सिद्धांत को बतलाया गया है। अब यहीं पर जो है एक परंतु यहां पर व्यवस्थित है, एक प्रोविजो यहां पर दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर जो अभियुक्त है जिस पर ऐसे आरोप लगाए गए हैं, वह अगर अभियुक्त न्यायालय से लिखित आवेदन करता है कि उनके जो अपराध हैं, जो कि सुभिन्न अपराध हैं, इन अपराधों को एक साथ विचारित किया जाए, तो ऐसी स्थिति में वह मजिस्ट्रेट जो है इस बात से संतुष्ट होता है कि उस एक साथ विचारण से उस अभियुक्त पर कोई भी कह सकते हैं विचारण में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का विचारण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात से अगर मजिस्ट्रेट संतुष्ट है तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट जो है इन सुभिन्न अपराधों को, ध्यान रखिएगा, इन सुभिन्न अपराधों को एक साथ जो है विचारित कर सकता है, ले सकता है। अब यहां पर आप इस बात को भी समझ लीजिए कि जो धारा 218 है, यह धारा जो है मजिस्ट्रेटों को बाइंडिंग बताती है, मतलब कि मजिस्ट्रेटों के कोर्ट में इस सिद्धांत को अपनाना जरूरी है, क्योंकि धारा 218 में जो शब्द प्रयोग किया गया है वह मजिस्ट्रेटों का न्यायालय। अगर हम सत्र न्यायालय की बात करें तो सत्र न्यायालय जो है इस सिद्धांत से बाउंड नहीं है। अब इसके बाद जो है इस धारा की जो उपधारा 2 है, समझिएगा बात को, उपधारा जो है यह बताती है कि उपधारा 1 में की गई बात धारा 219, 220, 221 और 223 के उपबंधों के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। अब यहां पर आप बात समझिएगा कि जो सेक्शन 219 है, 219 है, 219, 220 और 221 और 23, 221 और धारा 223, इन 4 धाराओं के अंतर्गत जो है इस सिद्धांत के कुछ अपवाद प्रोवाइडेड हैं, जिसमें बताया गया है कि सुभिन्न अपराधों को एक साथ विचारित किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। मतलब कि यहां पर क्या बताया गया है, एक सिद्धांत दिया हुआ है, डॉक्ट्रिन दिया हुआ है, और दूसरे उसके जो है सब क्लॉज 2 में जो है उसके अपवादों के बारे में बताया गया है कि अपवाद जो है इन पर प्रभाव इस सेक्शन का सब क्लॉज 1 का नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद जो है धारा 219 जो है ये कहती है एक ही वर्ष में किए गए एक किस्म के 3 अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकता। अब ये पहला अपवाद है कि न्यायालय जो है क्या कर सकता है कि एक वर्ष में अगर किसी व्यक्ति ने एक ही किस्म के 3 अपराध किए, ध्यान दीजिए कितने अपराध किए, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, एक वर्ष में कितने अपराध का जो कि एक साथ विचारित किया जा सकता है। तो धारा 219 जो है यह कहती है कि अगर वे अपराध एक ही किस्म के अपराध हैं तो उन अपराधों को जो कि एक साल में, या हम उसको बोले कि एक वर्ष के भीतर अगर किसी व्यक्ति ने 3 एक ही किस्म के अपराध किए हैं तो उनको जो है न्यायालय एक साथ विचारित कर सकती है, अगर न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि इनकी जो विचारण एक साथ चलाई जाएगी उससे जो है अभियुक्त पर कोई भी उसकी प्रतिरक्षा करने में या कहीं पर भी उसका गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो न्यायालय जो है यहां पर एक ही विचारण में एक ही किस्म के 3 अपराधों को एक ही वर्ष के भीतर जो घटित हुए हैं उनका विचारण एक साथ कर सकती है, आरोप लगा सकती है। अब यहां पर इस बात को आप ध्यान रखिएगा
कि कोई अपराध एक ही किस्म का कब होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका जो है सब क्लॉज 2 के अंतर्गत यहां पर बताया गया है कि कोई अपराध एक ही किस्म का कब होता है। तो यहां पर बताया गया है अपराध एक ही किस्म के तब होते हैं जब वे भारतीय दंड संहिता 1860 या किसी विशेष या स्थानीय विधि की एक ही धारा के अधीन दंड की समान मात्रा से दंडनीय है। मतलब किसी विधि की जो भी हो, भारतीय दंड संहिता हो या कोई विशेष या स्थानीय विधि हो, उस विधि की किसी एक ही धारा के अंतर्गत समान दंड से दंडनीय जो अपराध हैं, उन सब का विचारण जो है, अगर वह एक साल में 3 अपराध किए गए हैं तो उनका विचारण जो है एक साथ किया जा सकता है। अब यहां पर जो है इसके जो सब क्लॉज 2 के अंतर्गत जो कि बताता है एक ही किस्म के अपराधों में, यहां पर एक प्रोविजो दिया हुआ, परंतु दिया हुआ, समझिएगा, प्रोवाइडेड दिया हुआ है। अब ये प्रोवाइडेड क्या बोलता है? ये कहता है कि जैसे चोरी का अपराध है, समझिएगा बात को, चोरी का अपराध हमारी आईपीसी के सेक्शन में दंडनीय है, सेक्शन 379 में। तो जहां पर कि चोरी का अपराध है और उसी के साथ साथ धारा 380 का अपराध है, जो कि तंबू में या फिर हम बोले निर्माण में, निवास गृह में, इनमें चोरी के संबंध में या यान में चोरी के संबंध में अपराध को दंडित करता है। तो प्रोवाइडेड में, प्रोविजो में यह बताया गया है जहां पर कि धारा 379 का अपराध और धारा 380 का अपराध है। तो ये जो अपराध है एक ही किस्म के अपराध माने जाएंगे, क्योंकि यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, नेचर ऑफ एक्ट तो एक ही है, जो चोरी की परिभाषा में आने वाली चीज है, तो एक केवल जो है स्थान परिवर्तित हो रहा है, कंडीशन बदल रही है। तो यहां पर जो है ये प्रोविजो कहता है कि ये दोनों अपराध, धारा 379 के अपराध जो हैं और 380 के अपराध जो हैं, ये अपराध जो हैं एक ही किस्म के अपराध माने जाएंगे। और इसी के साथ साथ इस सेक्शन में यह भी प्रोवाइडेड है, इस प्रोविजो में, कि कोई अपराध जो है किया गया है और उसका जो है प्रयत्न किया गया है, अटेम्प्ट किया गया है, तो यहां पर प्रयत्न और अपराध जो भी है उन दोनों को भी एक ही किस्म का अपराध माना जाएगा और उनका विचारण भी एक साल में अगर वो 3 किए गए हैं तो उनका भी एक साथ यहां पर विचारण किया जा सकता है। तो यहां पर 219 के अंतर्गत जो है यही सारी बातें हैं जो यहां पर प्रोवाइडेड हैं। अब हम चलते हैं हमारी अगली सेक्शन जो बोलती है धारा 220। ये कहती है एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। अब यहां पर जो है इस बात का उल्लेख किया गया है, बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब कोई व्यक्ति एक जो है ऐसा कोई अपराध करता है जो कि एक ही समव्यवहार बनाते हो, बात समझिए, कई बार ऐसा होता है कोई व्यक्ति कोई एक बड़ा अपराध करता है तो वो अपराध जो है कई छोटे छोटे अपराधों से मिलकर एक ही समव्यवहार बनाकर एक कंप्लीट ऑफेंस को क्रिएट करते हैं। तो यहां पर जो है धारा 220 में यह बताया गया है कि जहां पर कि कोई ऐसा एक अपराध या ऐसा कोई कार्य है जो कि कई छोटे छोटे समव्यवहारों से मिलकर बना है, तो वहां पर वह छोटे छोटे समव्यवहार अगर अपने आप में अपराध हैं तो उन सब समव्यवहारों में आने वाले सभी अपराधों का विचारण जो है एक साथ किया जा सकता है, जो कि एक से अधिक अपराध है। बात समझ में आई? जैसे कि किसी व्यक्ति ने जो है किसी बैंक में कह सकते हैं फ्रॉड करने के लिए जो है क्या करा, बैंक के खातों में जो है कुछ गलत प्रविष्टियां करी, तो एक प्रविष्टि करी, 2 करी, या हम इसको ऐसे लें कि किसी व्यक्ति ने जो है किसी को पहले जो है घर में चोरी करने गया, चोरी करने के साथ जो है जब उसने चोरी करने के लिए दीवार फांदी तो गृह भेदन किया और भी इसी, तो यहां पर जो है एक ट्रांजैक्शन बन रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन में जितने भी अपराध आएंगे उन सब का विचारण जो है धारा 220 के अंतर्गत क्या कहा गया है, इनका एक साथ जो है विचारण किया जा सकता है, एक से अधिक अपराधों का आरोप लगाया जा सकता है, विचारण किया जा सकता है एक ही ट्रायल में। अब इसके बाद जो है हमारी अगली सेक्शन है जो बोलती है धारा 221। अब ये धारा जो है इस बात के बारे में प्रावधान करती है कि जहां पर कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और न्यायालय के सामने जब मामला आया तो न्यायालय जो है जब चार्ज उस पर लगा रही है या जब चार्ज की स्टेज पर है तो न्यायालय यह पाती है कि इस व्यक्ति ने जो है संभावित 2 अपराधों में से कोई एक अपराध किया है। क्या? संभावित 2 अपराधों में से कोई एक अपराध किया है।
तो ऐसी स्थिति में उस पर किसका आरोप लगाया जाए, किसका उसका जो है चार्ज लगाया जाए, तो यहां पर जो है धारा 221 जो है यह अनुकल्पता चार्जेस की बात करती, अल्टरनेट चार्जेस, अल्टरनेट चार्जेस की बात करती है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने जो है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने चोरी का अपराध का उस पर अभियोग है और न्यायालय को यह लगता है कि हो सकता है कि इसने चोरी कंप्लीट ना की हो, प्रयत्न किया हो। अब यहां पर या ये हो सकता है कि इसने चोरी तो की है या फिर जो है लूट भी हो सकती है कि भाई इसने लूट, तो यहां पर न्यायालय अभी संदेह में है, संदेह में ना बोले हम कहें, न्यायालय को ये अंदेशा है कि ये फाइनल जब पूरी ट्रायल चल जाएगी तब निर्धारित होगा कि इसने कौन सा अपराध किया है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है अल्टरनेट चार्ज जो है लगा सकती है, अनुकल्पित चार्ज लगा सकती है, जिसके बारे में धारा 221 प्रावधान करती है। तो यहां पर कहा गया जहां इस बारे में संदेह है, न्यायालय को क्या है, डाउट है कि कौन सा अपराध किया गया है, तो वहां पर न्यायालय क्या करे, जब चार्जेस लगाए तो अल्टरनेट चार्जेस लगा ले। अब यहां पर क्या होगा, जब अल्टरनेट चार्जेस लग गए तो जिस अपराध में वह दोषी पाया जाए उस अपराध के लिए उसको दंडित कर दिया जाएगा। तो यहां पर जो है अल्टरनेट चार्जेस की व्यवस्था की गई है। अब इसके बाद जो है धारा 222 जो है यह कहता है, सेक्शन 222 यह कहता है, ध्यान दीजिएगा, जब वह अपराध जो साबित हुआ आरोपित अपराध के अंतर्गत है। अंतर्गत से तात्पर्य यहां पर यह है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, उस पर आरोप है, पर जब न्यायालय ट्रायल चलाती है तो उस बड़े अपराध के अंतर्गत कई छोटे छोटे अपराध भी उसने किए हैं या उनका चार्जेस है, या चार्जेस तो नहीं लगाए हैं लेकिन वह अपराध जो बड़ा अपराध बनता है कई छोटे कार्यों से मिलकर बनता है। तो ऐसी स्थिति में वह बड़ा अपराध तो साबित नहीं होता, लेकिन उन अपराधों से या उन अपराधों की तरह कोई छोटा अपराध साबित हो जाता है जो कि इस बड़े अपराध के अंतर्गत है। तो ऐसी स्थिति में जो दंड दिया जाएगा वह उस छोटे अपराध के लिए दिया जा सकता है, चाहे उसका आरोप ना ही लगाया गया हो। तो यहां पर जो है इस बात को बताया गया है, जब वह अपराध जो साबित हुआ है आरोपित अपराध के अंतर्गत है, तो ऐसी स्थिति में जो है उस व्यक्ति के ऊपर उस छोटे अपराध का जो कि साबित हुआ है उसका दंड उसको लगाया जा सकता है, उसका दंडित किया जा सकता है, चाहे उसका आरोप ना लगाया गया हो। तो मित्रों यहां पर हमने जो है धारा 218 से लेकर धारा 222 तक हमने जो है धाराओं को देखा। इसमें जो मैं यहां पर आपको वही बातें बतला रहा हूं जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। मैं यहां पर पूरी सेक्शन को डिस्क्रिप्शन वाइज नहीं बता रहा हूं, पूरा डिस्क्रिप्टिव नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वह उतनी आवश्यक आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो जो परीक्षा की दृष्टि से है वो सारी चीजें मैंने आपको सेक्शन 222 सेक्शन 222 तक मैंने बताई। अब हम चलते हैं हमारी धारा 223 और 224 के ऊपर, क्या इंपॉर्टेंट बात कहती है। मित्रों धारा 223 जो है यह प्रावधान करती है कि किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यह सेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार कई परीक्षाओं में यह पूछी जा चुकी है, प्री में भी पूछी जाती है, मेंस में भी पूछी जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन के अंतर्गत जो बात कही गई है वो कही गई है कि एक से अधिक व्यक्तियों पर एक साथ आरोप लगाना और उनका विचारण के बारे में प्रावधान। बात समझिएगा, अभी तक हमने जितनी भी धाराएं देखी उनमें क्या व्यवस्था थी इस चैप्टर में कि भाई किसी व्यक्ति पर, मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर एक से अधिक अपराधों का आरोप लगाकर विचारण करना। लेकिन यहां पर यह सेक्शन बोलती है, धारा 223 कहती है कि एक से अधिक व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से जो है आरोप लगाकर उनका विचारण किया जा सकता है अगर वह इन 7 कैटेगरी के अंतर्गत आती है। बात समझिएगा, यहां पर जो है टोटल 7 कैटेगरीज दी हुई है, 7 जो है प्रोविजंस दिए गए हैं, जिनके अंतर्गत अगर कोई अपराध आता है, ऐसे व्यक्ति आते हैं, तो वो जो है उनका एक साथ जो है संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकता है उन पर और विचारण किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो है इसका जो क्लॉज नंबर 1 है ये कहता है वे व्यक्ति जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में किए गए एक ही अपराध का अभियोग है। मतलब कि अगर किन्हीं व्यक्तियों पर जो है सेम ट्रांजैक्शन में एक ही समव्यवहार में किए गए
जो है अपराध का अभियोग है, तो ऐसी कंडीशन में अगर उस अपराध में एक से अधिक व्यक्ति जो है सम्मिलित हैं, तो उन सभी व्यक्तियों पर जो है एक साथ आरोप लगाया जा सकता है, विचारण किया जा सकता है। इसके बाद जो है सब क्लॉज इसका जो दूसरा पॉइंट है ये बोलता है वे व्यक्ति जिन पर आपराधिक अभियोग है और वे व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण और प्रयत्न है, मतलब कि किसी अपराध को जो है किसी व्यक्ति ने किया और उसी अपराध का दुष्प्रेरण किसी अन्य व्यक्ति ने किया था या प्रयत्न जो है कोई और व्यक्ति कर चुका है, तो ऐसी स्थिति में उन सभी लोगों का एक साथ विचारण जो है चलाया जा सकता है, एक साथ आरोपित किया जा सकता है और ट्रायल चलाई जा सकती है। अब इसके बाद जो है तीसरे नंबर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये कहता है वे व्यक्ति जिन पर 12 मास मतलब 1 साल अगर मोटे रूप में देखें, लेकिन आप एग्जाम के लिए जो है 12 मास याद रखिएगा, क्योंकि कई बार शब्दों का खेल हो जाता है कि वहां पर 1 साल भी ऑप्शन आ जाता है और 12 मास भी आ जाता है, तो हमको क्या लगाना होगा 12 मास। तो 12 मास की अवधि के अंदर संयुक्त रूप में उनके द्वारा किए गए धारा 219 के अंतर्गत, धारा 219 में हमने आप देखा था कि भाई अगर किसी व्यक्ति पर 1 वर्ष के भीतर एक ही किस्म के 3 अपराध किए गए हैं तो उनका एक साथ विचारण चलाया जा सकता है। तो धारा 219 के अर्थ में एक ही किस्म के एक से अधिक अपराधों का अभियोग है, मतलब किन्हीं व्यक्तियों पर जो है क्या है धारा 219 के अंतर्गत जो बताया गया है उपधारा 2 में कि भाई एक ही किस्म के अपराध, तो अगर ऐसे व्यक्ति जो है एक ही किस्म के अपराध के दोषी है या एक ही किस्म का आरोप उन पर लगाया जाना है, तो उनको जो है एक साथ विचारित किया जा सकता है इस पॉइंट के अंतर्गत। अब जो हमारा चौथा बिंदु है इसको आप जो है बिंदु क्रमांक 1 के साथ मिलाकर देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि फोर्थ को जो है पॉइंट नंबर 1 के साथ जो है कंपैरेटिवली देखिएगा। ये कहता है वे व्यक्ति जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में किए गए भिन्न अपराध, समझिएगा बात को, भिन्न अपराधों का अभियोग है। ऊपर सब क्लॉज 1 में क्या था, एक ही अपराध का अभियोग था, लेकिन अगर एक ही समव्यवहार में भिन्न भिन्न अपराधों का अभियोग अगर भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर है तो उनको जो है एक साथ आरोपित और विचारित किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में अगर हम लें कि 4 लोग जो है चोरी करने गए और चोरी करने में उसी ट्रांजैक्शन में उसी जो है अनुक्रम में वो है एक व्यक्ति ने चोरी की और दूसरे व्यक्ति ने ग्रीवियस हर्ट कर दिया, तो प्रोसीज ट्रांजैक्शन तो एक ही है, अनुक्रम तो एक ही है, लेकिन यहां पर अपराध अलग अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में इन व्यक्तियों को भी एक साथ विचारित किया जा सकता है, एक साथ आरोप लगाए जा सकते हैं, ट्रायल चलाया जा सकता है। अब इसके बाद जो है 5वें नंबर का बिंदु है, ये कहता है वे व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध का जिसके अंतर्गत चोरी, उद्यापन, छल, आपराधिक दुर्विनियोग भी है, मतलब किसी व्यक्ति पर अगर चोरी का अपराध है, थेफ्ट का ऑफेंस है या एक्सटॉर्शन का है, चीटिंग का है और जो है क्रिमिनल आपराधिक दुर्विनियोग का है, तो ऐसी स्थिति में और वे व्यक्ति जिन पर ऐसे संपत्ति को प्राप्त करने, रखे रखने या फिर हम देखें उसके व्ययन या छुपाने में सहायता करने का या ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है, मतलब किसी व्यक्ति ने जो है या तो कोई संपत्ति चुराई उसके या फिर उसने जो एक्सटॉर्शन से प्राप्त की या छुपाई या छल किया, तो ऐसे व्यक्ति और वे व्यक्ति जो उसी संपत्ति के संबंध में क्या करते हैं, ऐसी संपत्ति को जानते हुए कि यह संपत्ति अपराध में जो है अपराध के थ्रू प्राप्त की गई, उस संपत्ति को अपने पास रख लेते हैं, ऐसी संपत्ति का व्ययन करते हैं, छुपाते हैं या फिर ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करते हैं, तो इन सभी व्यक्तियों को भी एक साथ आरोपित किया जा सकता है और उनका विचारण भी एक साथ चलाया जा सकता है। यहां पर यह व्यवस्था की गई है। अब इसके बाद जो 6वां बिंदु है, ये कहता है वे व्यक्ति जिन पर चुराई हुई संपत्ति के बारे में आईपीसी की धारा 411 और धारा 414 के अंतर्गत या उन अपराधों में से किसी अपराध के अधीन अभियोग है। अब 414 क्या बोलती है, 414 और 411 आईपीसी के सेक्शन क्या बोलती है, तो 411 बोलती है चुराई हुई संपत्ति का उसे चुराई हुई जानते हुए प्राप्त करना, या फिर 414 बोलती है
चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए कि वह चुराई हुई है छुपाना या वैनित करना। तो ऐसे अपराधों के संबंध में अगर एक से अधिक व्यक्तियों ने अपराध किए हैं या एक से अधिक व्यक्ति हैं तो उन सबको जो है संयुक्तता आरोपित किया जा सकता है, विचारित किया जा सकता है। यहां पर यह व्यवस्था है। अब इसके बाद जो 7वां बिंदु है, 7th पॉइंट है, ये बोलता है वे व्यक्ति जिन पर आईपीसी के अध्याय 12 के अंतर्गत, अध्याय 12 में जो है सिक्कों के कूटकरण से संबंधित प्रावधान है, तो अध्याय 12 के अधीन कूटकृत सिक्के के संबंध में किसी अपराध का अभियोग है और वे व्यक्ति जिन पर उसी सिक्के के संबंध में दुष्प्रेरण और प्रयत्न करने का अभियोग, मतलब जिस सिक्के का कॉन्ट्रिफिकेशन किया गया है, कूटकरण किया गया है, तो कूटकरण करना तो अपराध है, जिस व्यक्ति ने किया है उसको दंडित किया जाएगा। इसी के साथ साथ उसी सिक्के का अगर किसी व्यक्ति ने कूटकरण करने का दुष्प्रेरण किया है और प्रयत्न किया है तो इन सभी व्यक्तियों का एक साथ आरोपित किया जा सकता है, एक साथ विचारण किया जा सकता है और उनके ऊपर कार्रवाई चलाई जा सकती है। तो यहां पर मित्रों जो है टोटल 7 ऐसी सिचुएशंस, ऐसी परिस्थितियां, ऐसे प्रावधान हैं जो कि किन्हीं व्यक्तियों को संयुक्त रूप से आरोप लगाए जाने के संबंध में, विचारण किए जाने के संबंध में प्रावधान करते हैं। अब यहां पर एक परंतु भी दिया हुआ है। परंतु ये व्यवस्था करता है कि मान लीजिए एक से अधिक व्यक्ति हैं और उन व्यक्तियों ने कोई ऐसा अपराध किया है जो कि, या ऐसे अपराधों के लिए जो है विचारित हैं जो कि 223 के इन 7 प्रावधानों में नहीं आते हैं। समझिएगा बात को, 7 प्रावधानों में वो लोग नहीं आते हैं और ऐसी स्थिति में अगर वो लोग जो है लिखित रूप में मजिस्ट्रेट से या फिर सेशन न्यायालय से क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं या वहां पर जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका जो है विचारण एक साथ चला लेना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय अगर उचित समझता है, उनको ऐसा लगता है कि विचारण में या उनके अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई न्याय की विफलता नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में जो सत्र न्यायालय है या मजिस्ट्रेट का न्यायालय है वो जो है उन अपराधों को भी एक साथ संयुक्त रूप से विचारित कर सकता है, आरोप लगाया जा सकता है। तो यहां पर मित्रों धारा 223 में ये सारे प्रावधान है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान रखिएगा, इस पार्ट को जो है आप 2-3 बार देख लीजिएगा जिससे कि आपके दिमाग में याद हो जाए और अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाता है तो आप आराम से लिख सके, क्योंकि 2-3 बार देख लेंगे तो दिमाग में सेटअप हो जाएगा, आप याद कर पाएंगे। अब इसके बाद जो हमारी अगली धारा है, धारा 224 सेक्शन 224, यह बोलती है कई आरोपों में से एक के लिए दोषसिद्धि पर शेष आरोपों को वापस लेना। देखिए, एक से अधिक अपराधों का एक साथ विचारण किया गया और विचारण जब किया गया तो जो है उनमें से कुछ अपराध जो है क्या हो गए, उसमें दोष सिद्धि हो गई। अब शेष अपराधों को जो है ये सेक्शन बोलती है कि जो परिवादी है या जो लोक अभियोजक है वह उन शेष अपराधों को वापस ले सकता है, वो भी न्यायालय की सम्मति, ध्यान रखिएगा, न्यायालय की कंसेंट से वापस ले सकता है। अब यहां पर जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ऐसे आरोपों का वापस लेने का प्रभाव क्या होगा, तो ऐसे अपराधों के आरोप को वापस लेने का प्रभाव होगा दोष मुक्ति। बार बार समझिएगा बात को, क्या प्रभाव होगा, दोष मुक्ति होगा, है ना, उस व्यक्ति को एक्विटल कर दिया जाएगा, यह माना जाएगा। तो यहां पर जो है इसके बारे में प्रावधान है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो जो व्यक्ति जो अपराध वापस लिए जा रहे हैं या कह सकते हैं जिनमें वह दोष मुक्त हो गया है, उन अपराधों के या दोष सिद्ध हो गया है, अगर दोष सिद्धि को अपील में सेट असाइड कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, तो यहां पर व्यवस्था की गई है कि उक्त न्यायालय ऐसे वापस लिए गए आरोप या आरोपों की जांच या विचारण में आगे कार्रवाई कर सकता है जहां पर कि यदि दोष सिद्धि अपास्त कर दी जाती है, मतलब किसी मामले में दोष सिद्ध कर दिया गया और दोष सिद्धि उसके बाद अगर अपास्त कर दी जाती है तो धारा 224 ये बोलती है कि अभियोजन या जो परिवादी है वो मामला वापस ले सकता है। लेकिन अगर न्यायालय अगर चाहता है कि उसको जो है वापस चलाना चाहिए तो वो इसमें जांच विचारण आगे कर सकता है। तो इसमें मेन बात आप मुख्य रूप से आप समझिएगा, जो एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई आरोपों को वापस लेने का प्रभाव, न्यायालय की
परमिशन से धारा 224 के अंतर्गत आरोप वापस लिए जाते हैं तो उनका प्रभाव क्या होगा? तो उनका प्रभाव क्या होगा? अभियुक्त की उन अपराधों में, जिन अपराधों को वापस लिया जा रहा है, उन आरोपों में क्या होगा? अभियुक्त की दोष मुक्ति का आदेश दिया जाएगा, उनको जो है दोष मुक्त उसका प्रभाव होगा। तो यहां पर जो है ये सारे प्रावधान व्यवस्थित हैं। मित्रों, इसी के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें हमने जो है चैप्टर 17 के संबंध में जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बातें थी, उन सबको हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में देखा। अब हम जो है आपसे मुलाकात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम चैप्टर 18 अध्याय 18 पर चर्चा करेंगे। सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण से संबंधित जो मेन बातें हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है मेंस एग्जाम के लिए और प्री एग्जाम के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 18। तो मित्रों, मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।